गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 11 की एनसीईआरटी जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स को बेसिक लेवल से समझने के लिए ये एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें कहानी के फॉर्म में हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट बताया गया है कि इंडिपेंडेंस से पहले कैसी हमारी इकोनॉमी थी, ब्रिटिश के आने के बाद उस इकोनॉमी का क्या चेंजेस आए, उसके बाद हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए तो उसके बाद हम लोग ने कैसे कैसे अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया। सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स यूनिट 1 एंड उस यूनिट 1 में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। तो एक विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो 1894 में थे, उन्होंने एक बात बोली थी इंडिया के लिए। ऑल्दो वी वर कॉलोनियल कॉलोनी थे ब्रिटिश की, लेकिन उनका मानना था कि इंडिया इज द पिवट ऑफ आवर एम्पायर and if the empire loses any other part of its dominion we can survive, but if we lose India the sun of our empire will have set। तो इससे ये पता चल जाता है कि हम वह जो शुरू से सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी लेकिन हम लोग को एक्सप्लॉइट किया गया इस हद तक कि हम लोग बहुत ही ज्यादा नीचे चले गए, लेकिन फिर धीरे धीरे हम लोग की इकोनॉमी डेवलप हो गई। तो पहले चैप्टर में हम लोग यही पढ़ते हैं कि क्या ब्रिटिश के टाइम पे और उससे पहले क्या कंडीशन थी। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका यही है, इस चैप्टर का हम लोग को यही बताता है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग, it has its roots steeped in history, particularly in the period when India was under British rule, which lasted for almost 2 centuries before India finally won its independence on 15th August 1947. The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base। तो हम लोग का ये मानना है कि जो हमारी जो इंडिया की जो प्रेजेंट इकोनॉमी वो आज की नहीं है, इसके रूट्स बहुत पहले से चले आ रहे हैं। जब हम लोग फाइनली इंडिपेंडेंट हुए ब्रिटिश रूल के 200 साल बाद, तब उसका चेहरा कुछ और था, लेकिन हम अभी ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश का मेन पर्पस ये था, हम लोग को एज अ कॉलोनी देखते थे, उनके लिए हम लोग सिर्फ एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर थे, ताकि क्योंकि वहाँ ब्रिटिश में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था तो उनको वहाँ के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। तो वी वर फुली हम लोग एक्सपोर्टर बन गए थे, उनके रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर और उनके फिनिश्ड गुड्स के मार्केट। तो यही दो काम के लिए हमारी इकोनॉमी का यूज होता था या यूज का एक्सप्लॉइटेशन होता था। An understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 7.5 decades। तो हम किस तरह से क्या हम लोग को इसमें असेस करने की जरूरत है कि कैसे ये रिलेशनशिप हम लोग की डेवलप हुई, उसके बाद हम लोग की इकोनॉमी कैसे बन के आई। मतलब आज की इकोनॉमी का हम लोग को अगर पता करना है कि कैसी इकोनॉमी थी, तो उसके लिए हमें इन जो रिलेशनशिप चल रहा था ब्रिटिश एम्पायर और इंडिया के बीच में, उसको असेस करना बहुत जरूरी है। तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो जब ब्रिटिश आए उससे पहले हमारी एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, भले ही एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, हैंडीक्राफ्ट्स लोग प्रैक्टिस करते थे, लेकिन हम लोग की इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। Though agriculture was the main source of livelihood for most people, yet the country's economy was characterized by various kinds of manufacturing activities. India was particularly well known for its handicraft industries in the fields of cotton and silk textiles, metal and precious stone works, etc. These products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used and the high standards of craftsmanship seen in all imports from India। तो ब्रिटिश के आने के बाद हम लोग का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा था, पर हम लोग एज अ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करते थे, हम लोग फिनिश प्रोडक्ट्स यूज एक्सपोर्ट करते थे। हम लोग का हैंडीक्राफ्ट जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो बहुत फेमस थी। हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से प्रोडक्ट्स बेचे जाते थे। क्यों? क्योंकि एक तो फाइन क्वालिटी होती थी हमारे प्रोडक्ट्स की, और उसके ऊपर क्राफ्ट्समैनशिप बहुत अच्छी होती थी, जिसकी वजह से जहां तक कि ब्रिटिश एम्पायर में भी पहले हम लोग के यहाँ की चीजों को एक एज अ रॉयल्टी प्रोडक्ट्स माने जाते थे। तो ये सिस्टम चल रहा था ब्रिटिश के आने से पहले। इसका एक एग्जाम्पल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। Muslin is a type of cotton textile which had its origin in Bengal.
particularly places in and around Dhaka, which is now the capital of a country, Bangladesh, spelled during the pre-independence period as Dhaka, now the capital city of Bangladesh. Dhakai muslin had gained worldwide fame as an exquisite type of cotton textile. The finest variety of muslin was called malmal. Sometimes foreign travelers also used to refer to it as malmal shahi or malmal khas, implying that it was worn by or fit for the royalty. तो जो वहाँ के रॉयल्स पहनते थे वो हमारे यहाँ की प्रोडक्ट्स की देन होती थी. जब हम लोग की इकोनॉमी इंडिपेंडेंट थी हम लोग फाइन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सेल करते थे और ऐसे हमारी इकोनॉमी चलती थी. The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of other home country than with the development of the Indian economy. तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई यहाँ पे वो उसका ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ का डेवलपमेंट करना नहीं था. वहाँ की जो होम कंट्री है ब्रिटेन की, जो होम कंट्री थी, ब्रिटिश की होम कंट्री थी, वहाँ के प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट करना था. मतलब उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे फुलफिल होंगे हमारा एक्सप्लॉयटेशन करके, हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉयट करके, ये उनका मोटिव था. Such policies brought about a fundamental change in the structure of Indian economy, transforming the country into supplier of raw materials and consumer of finished industrial products from Britain. हमारे यहाँ कोई चीज अगर बन रही है और अगर हम विद इन कंट्री बेचते हैं या हमारी अगर खुद की सरकार होती, ब्रिटिश नहीं हम लोग के ऊपर रूल कर रहे होते, तो उसका जितना भी पैसा अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो उसका प्रॉफिट किसको मिलता? हमें इंडियंस को मिलता. लेकिन जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करने लगे, जब उनके रेवेन्यू सिस्टम सब उनके पास आ गए, तो उन्होंने पूरी हमारी इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया. और जो भी यहाँ पे रॉ मटेरियल्स थे, ना कि फिनिश प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स यहाँ से ले जाके अपने कंट्रीज में बेचते थे. वहां से जो फिनिश प्रोडक्ट्स निकल के आता था वो हमारे मार्केट में बेचा जाता था. इससे दो नुकसान हुए. पहला, अगर हमारे यहाँ से कोई रॉ मटेरियल जा रहा है तो यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा, तो हमारे यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनका काम खत्म हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स का काम खत्म हो गया, फार्मर्स का काम खत्म हो गया. लेकिन और फिर जब यहाँ पे सामान है नहीं, बनाने वाले नहीं है, तो सामान नहीं मिलेगा. तो वहां जब ब्रिटिशर्स के यहाँ से प्रोडक्ट बन के आता था, इम्पोर्ट होके आता था, तो वो चीपर होता था. तो हम लोग मजबूर हो जाते थे क्योंकि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं वहां पे खरीदने के लिए, अपना खुद का देसी सामान नहीं था, तो हम लोग मजबूर थे उनके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए. तो उनसे फायदा किसका हो रहा था? डेफिनेटली फायदा ब्रिटिशर्स का हो रहा था. Obviously, the colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income. उनको फर्क ही नहीं पड़ता था उनको क्या करना है, जब वो हम लोग को एज अ कंट्री देख ही नहीं रहे थे. हम उनकी एक कॉलोनी थे, एक मार्केट थे और एक रॉ मटेरियल के सप्लायर थे. उन्होंने कभी कोई एस्टिमेट ब्रिटिशर्स की ओर से कोई ऐसा सिंसियर एफर्ट नहीं था कि हम इंडिया की नेशनल इनकम जानना चाहें कि पर ईयरली ऑन एन एवरेज कितनी इनकम हो रही है, पर कैपिटा इनकम कितनी है. तो उनकी जगह पे हम लोग ने, हमारे खुद के इंडियंस ने इसके आगे कदम उठाया. और फिर हमारे यहाँ जब दादा भाई नौरोजी आए तो उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी, तब पता चला कि असलियत में हो क्या रहा है, इकोनॉमी की हालत क्या हो रखी है. Some individual attempts which were made to measure such incomes yielded conflicting and inconsistent results. Among the notable estimators, Dadabhai Naoroji, William Digby, Findlay Shiraz, V.K.R.V. Rao, and R.C. Desai. ये one of the few prominent economists थे हमारे टाइम के, 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, या कह सकते हैं 19th सेंचुरी में, जिन्होंने जब उनको समझ में आया कि एक्चुअली हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तब उन्होंने इकोनॉमी की जब असेसमेंट किया, तब दादा भाई नौरोजी की जो फेमस ड्रेन थ्योरी आई थी, तब पता चला था कि एक्चुअली हम लोग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. It was Rao whose estimates during the colonial period was considered very significant. However, most studies did find that country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century, मतलब 1900 से 1950s में जो हमारी एग्रीगेट रियल आउटपुट था वो कितना था? लेस देन 2%, coupled with a meager 0.5% growth in per capita output per year. तो कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी, बहुत ज्यादा. इंडियन
अब हमें पता है 3 सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो अब पहले सेक्टर की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चल रहा था। इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन्ड फंडामेंटली एग्रेरियन। पता ही है हम लोग को कि हमारे यहाँ बेसिक प्राइमरी जो काम होता था वो एग्रीकल्चर का काम होता था। अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस एंड डिराइव्ड लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। हम लोग एग्रीकल्चर से भी पैसा कमाते थे और एग्रीकल्चरल एलाइड सेक्टर यानी कि लाइव स्टॉक अगर रियरिंग है तो उससे भी हमारा इनकम जनरेट होती थी। However, despite being the occupation of such a large population, the agriculture sector continued to experience stagnation and not infrequently unusual deterioration. तो इतने ज्यादा लोग अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे, 85% ऑफ द पॉपुलेशन हमारे एग्रीकल्चरिस्ट थी, उसके बाद भी अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी, बढ़ नहीं रही थी, और बढ़ना तो दूर की बात है, डिटेरियोरेट हो रही थी। Agricultural productivity became low, though in absolute terms में कम हो रही थी। The sector experienced some growth due to the expansion of the aggregate area under cultivation. All over देखा जाए तो हमारी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो रही थी, लेकिन एग्रीगेट एरिया बढ़ रहा था थोड़ा थोड़ा सब, क्योंकि सब लोग एग्रीकल्चर पे जा रहे थे। एक रीजन और भी था, जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी उनकी वजह से लोग का जब हैंडीक्राफ्ट छूट गया, जो उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मंदी आने लगी, तो लोग वापस जाने लगे एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ, क्योंकि उनको कुछ तो चाहिए था इनकम कम करने के लिए। तो एरिया बढ़ रहा था, उस हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हम कह सकते बढ़ रही थी, पर एब्सोल्यूट टर्म्स में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी। दिस स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ द वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट। जब ब्रिटिश रूल जब आया, जब उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था, तो उसके बाद उन्होंने रेवेन्यू सेटल करने के लिए कई सिस्टम्स बनाए थे। उसमें से 3 सिस्टम्स थे। परमानेंट सेटलमेंट, जिसको जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, जो कॉर्नवालिस लाए थे 1793 में, सॉरी, ठीक। उसमें ये होता था कि जमींदार ही ओनर बन जाते थे उनके एग्रीकल्चरल लैंड के, और पीजेंट से कलेक्ट करके रेवेन्यू उनको देना होता था। फार्मर्स जो थे, जो पीजेंट्स थे, वो टेनेंट्स बन गए थे, जमींदार ओनर बन गए थे, और रेवेन्यू फिक्स्ड होता था। अगर आपकी फसल खराब भी हो रही है, आपको जितना रेवेन्यू सेट है आपको देना ही देना है। तो उसमें होता था एक्सप्लॉयटेशन, ठीक, पीजेंट्स का सेटलमेंट एक्सप्लॉयटेशन होता था। दूसरा था रैयतवारी सिस्टम, जो 1820 में आया। रैयतवारी में क्या होता था, जिसमें परमानेंट सेटल में बिहार, उड़ीसा वाले एरिया थे। रैयतवारी सिस्टम में क्या होता था कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन होता था, जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था, वो सीधा फार्मर से हुआ करता था, मिडिल मैन नहीं था उसमें कोई भी, ठीक है। और वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिल, मद्रास के एरिया में प्रेवलेंट था, लेकिन फिर भी उसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था पीजेंट्स का। और दूसरा हो गया महलवाड़ी सिस्टम, जो 1822 में आया। उसमें क्या होता था, एक या पूरा इंडिविजुअल की वो नहीं होती थी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेवेन्यू देने की, ग्रुप ऑफ विलेजेस या पूरे एक विलेज कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी जब उनको रेवेन्यू देना होता था। तो इन तीनों ही सिस्टम की वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था हम लोग का, और यही रीजन है कि हमारा इकोनॉमी बेकार होती जा रही थी, कह सकते हैं। तो दैट वर इंट्रोड्यूस, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लैंड सेटलमेंट किया था, particularly under the zamindari system, which was implemented in the then Bengal presidency, comprising parts of India's present day eastern states, यानी कि बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, कुछ पार्ट्स यूपी के भी थे। तो जमींदारी सिस्टम में ये सारे स्टेट्स थे। द प्रॉफिट एक्रूइंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स, ठीक है। तो जो भी हमारा एग्रीकल्चर से प्रॉफिट हो रहा था वो सीधा जमींदार्स को जा रहा था, पीजेंट्स का उससे कोई लेना देना नहीं था, instead of the cultivators. However, a considerable number of zamindars and not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture. यहाँ से इतना प्रॉफिट होने के बाद भी उन जो प्रॉफिट हो रहा था वो पीजेंट्स की वेलफेयर के लिए नहीं यूज हो रहा था, बल्कि वो वहीं जा रहा था, सीधा जमींदार और सीधे वहां से ब्रिटिशर्स। The main interest of the zamindars was only to collect rent regardless of the economic condition of the cultivators. This caused immense misery and social tension among the latter, यानी कि cultivators में
बहुत ज़्यादा मिजरी और सोशल टेंशन शुरू हो गई थी. To a very great extent, the terms of the revenue settlement were also responsible for the zamindars adopting such an attitude. Dates for depositing specified sums of revenue were fixed, failing which the zamindars were to lose their rights. तो अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इतना रेवेन्यू, आपको इतनी चीज़ें कलेक्ट करके देनी है सरकार को, आपके ऊपर रेवेन्यू फिक्स्ड है कि आपको इतना रेवेन्यू देना ही देना है, और अगर आपने नहीं दिया तो आपकी राइट्स खत्म हो जाएंगे उस एरिया से, तो आप जाहिर सी बात है आप कैसे भी करके उस रेवेन्यू को कलेक्ट करना चाहेंगे. और जमींदार के साथ यही हो रहा था, उनको रेवेन्यू फिक्स था, उनको देना ही देना था. प्रॉफिट हो रहा है, फसल हो रही है, उनसे कोई मतलब नहीं है. यहाँ तक कि ग्रास, अगर कुछ नहीं हो रहा है, ग्रास हो रही है, ग्रास उग रही है, तो वो भी उनको बेच के उनको रेवेन्यू देना था. तो इस वजह से जमींदार को अपनी राइट्स बचाने के लिए इतना करना पड़ा था, और पीजेंट्स का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. बिसाइड्स दिस, लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये जो तीनों ही चीज हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काम आती हैं, कि अगर कम मेहनत में ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम आती हैं, ऑल एडेड अप टू एग्रीवेट द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स. ये तीनों ही चीज हमारे फार्मर्स के लिए अवेलेबल नहीं थी. चाहते तो ब्रिटिश कर सकते थे, बट लेकिन उन्होंने नहीं किया. वो जो भी प्रॉफिट था वो सीधा ब्रिटेन भेज देते थे. to the dismal level of agricultural productivity. There was, of course, some evidence of relatively higher yield of cash crops in certain areas of the country due to commercialization of agriculture. कहीं कहीं पे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी. क्यों? क्योंकि farmers were forced to have cash crops. वो cash crops उगाने के लिए फोर्स किया जाता था, क्योंकि इसमें फायदा किसका था? ब्रिटिशर्स का फायदा था, जिसकी वजह से हम लोग हमारे नील खेती हुई थी, और उसकी वजह से नील रिवोल्ट भी हुआ था. ठीक है, तो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हो रहा था, जिसका पैसा मतलब एक एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस देखा जाने लगा, जिसका फायदा इंडियंस को नहीं मिलता था, ब्रिटिशर्स को मिलता था. इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्रीकल्चर ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया. द फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर described 17th century Bengal in the following way. The knowledge I have acquired of Bengal in 2 visits inclines me to believe that it is richer than Egypt. It exports in abundance cottons and silks, rice, sugar and butter. It produces amply for its own consumption. जब ब्रिटिशर्स नहीं थे उस टाइम पे इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने के लिए. Wheat, vegetables, grains, fowls, ducks and geese. It has immense herds of pigs and flocks of sheep and goats, fish of every kind, and it has in profusion. From Rajmahal to the sea is an endless number of canals, cut in bygone ages from the Ganges by immense labor for navigation and irrigation. तो आपको पता चल रहा है कि 17th सेंचुरी में, यानी कि 1600s में, हमारे एग्रीकल्चर या हमारी इकोनॉमी की कितनी अच्छी फ्लरिशिंग इकोनॉमी थी, जो फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर ने वो बताई है. बट दिस कुड हार्डली हेल्प फार्मर्स. दिस कुड मतलब जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, ये हार्डली हेल्प कर रहा था फार्मर्स को इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन, एज इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स नाउ दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स मतलब कॉटन, जूट, ये सब, और खाने का चावल, गेहूं, जो हमारे काम आती, हमारे लिए कॉटन के और जूट के काम का नहीं था, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज ही नहीं थी, तो हम उसको यूज कहाँ करते. विच वर टू अल्टीमेटली यूज्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम. तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी जो कि ब्रिटेन में ही थी, हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्रीज थी नहीं, तो यहाँ से वो कैश क्रॉप्स ले जाते थे और वहां पे प्रोडक्ट्स बना के यहाँ बेचते थे. डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड in irrigation, India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage and desalination of soil. थोड़ा बहुत इरिगेशन में प्रोग्रेस हुई भी थी, लेकिन इतनी नहीं हुई थी कि हमारे यहाँ टेरेसिंग का ध्यान रखा जाए. टेरेसिंग मतलब जब माउंटेन्स पे कल्टीवेशन होती है, तो हमारे यहाँ टेरेस स्टेप्स बना के कल्टीवेशन करी जाती है, ताकि वाटर फ्लो रोका जा सके. वो सब कोई सुविधा नहीं थी. फ्लड कंट्रोल नहीं होता था. फ्लड आ गई तो आ गई, क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगी, लेकिन आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा. Drainage or desalination of soil. While a small section of farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive
to invest in agriculture. तो कुछ farmers ने भले ही शुरुआत करी हो कि कैश क्रॉप्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी थी, जो ज्यादा गरीब थे, जो नहीं कर सकते थे, ना उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ना उनके पास कुछ इंसेंटिव था कि हम एग्रीकल्चर में अगर सब कुछ अपना लगा के इन्वेस्ट करते भी है तो उनको कुछ प्रॉफिट दिख रहा था। तो बहुत कम लोगों ने इस पे रिलाई किया, कैश क्रॉप्स पे। अब दूसरा सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर सो ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग। जो हाल एग्रीकल्चर सेक्टर का था वही हाल हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी था। India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. Even as the country's world famous handicraft industries declined, even as the country's world famous handicraft industries declined, no corresponding modern industrial base was allowed to come up to take pride of place so long enjoyed by the former. हमारे यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज चल रही थी वो खत्म हो गई और उनकी जगह किसी ने नहीं ली। मॉडर्न इंडस्ट्रीज वहां बनी ही नहीं, खत्म हो गई। और फिर इसका फर्क क्या हुआ, फायदा होना चाहिए था कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज उसकी जगह पे आती, पर हुआ क्या, जो हैंडीक्राफ्ट्स थे जिनकी जॉब खो चुकी थी वो वापस लौट गए एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ। और हम कह सकते हैं डी एग्रीकल्चराइजेशन हो रहा था। हमारा फार्मर्स के ऊपर बर्डन पड़ने लगा, हमारी जो लैंड्स थी उस पर बर्डन पड़ने लगा, तो नुकसान ही नुकसान था, हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा था। The primary motive of the colonial government behind this policy of systematically deindustrializing India was twofold. The intention was first to reduce India to the status of mere exporter of important raw materials for the upcoming modern industries in Britain, and second, to turn India into a sprawling market for the finished products of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country ब्रिटेन। तो जो हम लोग जो ब्रिटिश थे वो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे। हम लोग को डी इंडस्ट्रियलाइज इसलिए किया जाता था क्योंकि दो मोटिव्स थे। पहला, अगर यहाँ पे किसी को जॉब नहीं मिलेगी, फार्मर्स पे बर्डन पड़ेगा। अगर हैंडीक्राफ्ट हटा के अगर यहीं पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज उन्होंने डिस्टैब्लिश करवा दी होती तो यहाँ का मटेरियल यहीं रहता, यहीं से बन के तो उनका प्रोडक्ट कोई नहीं लेता। लेकिन हमें उनको क्या चाहिए था, दो चीजें चाहिए थी। एक तो यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, हाँ, हमारे पास अगर इंडस्ट्रीज नहीं है तो हम रॉ मटेरियल क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो एक्सपोर्ट कराते थे। और दूसरा, हम ही मार्केट बन जाते थे उन्हीं एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल के फिनिश प्रोडक्ट्स का। जब हमारे इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है, हमें अगर कोई कपड़ा बनाना है, हमारे पास वो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, हम उससे नहीं बना पाएंगे। और उसी की जगह पे अगर हमें कोई चीज सस्ती मिल रही है, वो भी इम्पोर्टेड है, तो हम वही लेंगे। तो उससे फायदा किसका होगा, ब्रिटिश का होगा। और वो ये चाहते थे कि ये उनका फायदा कंटिन्यू रहे, इसलिए उन्होंने कभी भी इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज नहीं होने दिया। In the unfolding economic scenario, the decline of the indigenous handicraft industries created not only massive unemployment in India, but also a new demand in the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of locally made goods. This demand was profitably met by the increasing imports of cheap manufactured goods from Britain, जैसे हमने बताया अभी। During the second half of the 19th century, modern industry began to take root in India. 19th century के second half मतलब 1850 से 1900 के बीच में modern industry began to take root, but its progress remained very slow. Initially, this development was confined to the settling up of cotton and jute textile mills. The cotton textile mills, mainly dominated by Indians, were located in the western parts of the country, namely Maharashtra and Gujarat, while the jute mills, dominated by the foreigners, were mainly concentrated in Bengal. Subsequently, the iron and steel industries began coming up in the beginning of the 20th century. TISCO, जिसको हम लोग कहते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, was incorporated in 1907. A few other industries in the fields of sugar, cement, paper, etc. came up after the Second World War. तो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू तो हुआ लेकिन बहुत स्लो पेस पे शुरू हुआ। जैसे कि कॉटन मिल्स स्टार्ट हुई डेवलप होना, जूट मिल्स स्टार्ट हुई। कॉटन मिल्स इंडियंस के हाथ में थी जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहती थी, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। और जो जूट मिल्स थी, क्योंकि हम लोग को पता है कि बांग्लादेश एरिया वाला वो बहुत हाईली जूट प्रोडक्टिव एरिया है, तो वहां पे ब्रिटिशर्स की मोनोपोली कह सकते थी, जहाँ पे जूट मिल्स ब्रिटिश स्टैब्लिश कर रहे थे। टाटा टिस्को जो आई 1907 में, हम लोग पढ़ रहे हैं 1850 से 1900 के बीच में। इतने में
कुछ ही गिनी चुनी जो प्रोडक्ट्स की कंपनीज एस्टैब्लिश हुई हैं, कॉटन, जूट मेजरली, और ये टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी। कुछ कुछ ये भी थी, शुगर भी थी, सीमेंट भी थी, पेपर भी, पर इतना ज्यादा बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की बूम नहीं आया हुआ था। However, there was hardly any capital goods industry. Capital goods industry कौन होती है? जो मशीनरी वाली, हार्ड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टू हेल्प प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। Capital goods industry means industries which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption. तो हमारे यहाँ छोटी छोटी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज तो डेवलप हो रही थी, वो भी बहुत स्लो पेस पे हो रही थी, पर जिससे हमारा बूस्ट हो सकता था इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो नहीं हो पा रहा था। हमारे यहाँ मशीनरी नहीं बन रही थी, हमारे यहाँ पावर लूम्स नहीं बन रहे थे, हैंड लूम्स लोग यूज कर रहे थे, पावर लूम्स नहीं बन रहे थे, जिससे बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता। The establishment of a few manufacturing units here and there was no substitute to the near wholesale displacement of the country's traditional handicraft industries. तो जिस स्केल पे हमारा हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज हट रही थी, मतलब खत्म हो रही थी, जिस पेस पे हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ रही थी, उन दोनों का कोई मैच नहीं था। मतलब अगर 100 इंडस्ट्रीज ये हैंडीक्राफ्ट खत्म हो रही है, तो उसकी जगह पे एक इंडस्ट्री आ रही है, मॉडर्न इंडस्ट्री, तो वो रिप्लेस ही नहीं कर सकती थी। Furthermore, the growth rate of the new industrial sector and its contribution to the gross domestic product or gross value added remained very small. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज आ रही थी, उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम था। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर, एक तो ग्रॉस मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक मतलब हमारी खुद की टेरिटरी में, और प्रोडक्ट मतलब मार्केट वैल्यू। तो अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी कंट्री के अंदर, हमारी टेरिटरी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उनकी मार्केट वैल्यू को हम एडिशन करेंगे तो जीडीपी निकल के आएगा। तो ये दोनों ही चीजें बहुत स्मॉल थी, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रियल जो हमारा सेक्टर था वो डेवलप हो ही नहीं पा रहा था, नाम के लिए हो रहा था। Another significant drawback of the new industrial sector was the very limited area of operation of public sector. This sector remained confined only to the railways, power generation, communication, ports and some other departmental undertakings. तो एक उसका ये था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ड्रॉबैक बहुत बड़ा था कि जो पब्लिक सेक्टर है, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, और अगर उनका कम भी था तो कहाँ पे था? जो उनके फायदे की चीजें थी, जैसे कि रेलवेज, क्योंकि उनको इंडिया के कोने कोने से रॉ मटेरियल्स चाहिए थे, तो वो काम कर रहा था रेलवेज, जगह जगह जाके लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके रेलवेज उनका रॉ प्रोडक्ट्स लेके जाता था। पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स तक पहुंचाना है, कम्युनिकेशन से चीजें आसान हो रही थी। तो टोटल जितना भी काम हो रहा था, जो भी डेवलपमेंट हो रहा था नाम के लिए, वो सब ब्रिटिश के फायदे के लिए हो रहा था। ऑल्दो इनडायरेक्टली इंडियंस को भी फायदा हुआ, लेकिन जो उनका मेन पर्पस था इन चीजों को लाने का, वो उनके फायदे के लिए था। फिर फॉरेन ट्रेड का क्या हाल चल रहे थे? इंडिया हैज बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स, ये हम लोग को पता है, बट द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परसूड by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. Consequently, India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc., and an importer of finished consumer goods like cotton, silk, and woolen clothes, and capital goods like machinery produced in the factories of Britain. तो अगर हम उनके यहाँ इंडस्ट्रीज में जो फैक्ट्रीज में जो वो बन रही थी मशीनरी, वो भी हमारे यहाँ न बन के, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स जाके वहां पे बन के मशीन हमारे यहाँ आती थी। तो ये पूरी तरह से, जो पहले हम लोग फिनिश प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड भेजा करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे, वो चेंज होके क्या हो गया, हम रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम बना के कुछ नहीं भेज रहे, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसी रॉ मटेरियल से जाते थे वहां ब्रिटेन में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में वो बनते थे प्रोडक्ट्स, भले ही वो मशीनरी ही क्यों ना हो, मशीनरी से प्रोडक्ट बने हुए प्रोडक्ट्स तो आते ही थे, उन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली मशीनरी भी वहीं बनाई जाती थी और फिर यहाँ भेजी जाती थी। For all practical purposes, Britain maintained a monopoly control over India's exports and imports. As a result, more than half of India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with a few other countries like China, Ceylon, यानी कि आज का श्रीलंका, and Persia, यानी कि ईरान।
more than 50% जो हमारा ट्रेड हो रहा था वो ब्रिटिश के साथ हो रहा था, या ब्रिटिश ही अपना कंट्री होम कंट्री में कर रहे थे। जो बचा था वो थोड़ा बहुत किससे हो रहा था, चाइना से हो रहा था, सलोन या श्रीलंका से हो रहा था, या ईरान से हो रहा था। द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया फॉरेन ट्रेड। जब तक सुएज कैनाल नहीं था 1860 तक, उससे पहले पूरा अफ्रीका क्रॉस करके आना पड़ता था, वो केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके। जब 1860 में सुएज कैनाल बन गया तो उनका डिस्टेंस मोर देन 7000 किलोमीटर लेस हो गया, और वो आसानी हो गई उनको कुछ भी ट्रेड करने के लिए। Seems like destiny was favoring Britishers at that time. The most important characteristic of India's foreign trade throughout the colonial period was the generation of large export surplus. उस टाइम पे हम लोग का सरप्लस ही चल रहा था जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल्स का। But this surplus came at a huge cost to the country's economy. Several essential commodities जैसे कि food grains, clothes, kerosene, etc. was scarcely available in the domestic market. हमारे यहाँ सरप्लस क्यों हो रहा था? क्योंकि हम सारा चीजें बेचे दे रहे थे, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे। जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज्यादा होता है तो सरप्लस होता है, लेकिन हम लोग ऐसी चीजें भी बेच रहे थे जो हमारे लिए जरूरी थी। तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में वो चीज की कमी थी जो चीज हम बाहर बेच के सरप्लस कर रहे थे। तो इसमें हो तो रहा था सरप्लस, पर वो हमारे नुकसान पे हो रहा था, एट द कॉस्ट ऑफ इंडियंस। Furthermore, this export surplus did not result any flow of gold or silver into India. Rather, this was used to make payments for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain, expenses on war, again fought by the British government, and the import of invisible goods. अगर जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में पैसे आते हैं, या गोल्ड एंड बुलियंस जिसे कहते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आते हैं, तो इंडिया में वो भी नहीं आ रहा था, वो फायदा ही नहीं हो रहा था, बल्कि जो पेमेंट्स थी उसका यूज कहाँ हो रहा था, ब्रिटिश अपने ही लिए यूज कर रहे थे उसको। अगर कोई वॉर हो रहा है तो उसको फंड करने के लिए, अगर कोई मशीनरी सेटअप करनी है उसको फंड करने के लिए। तो इंडियंस का कोई लेना देना नहीं था, सामान इंडिया से जा रहा था, पर जो उसका प्रॉफिट आ रहा था या उसकी जो पेमेंट आ रही थी वो इंडियंस तक नहीं पहुंच रही थी। ठीक है, उसके बाद ऑल ऑफ विच लेड टू द, तो इसी सिस्टम को बोलते हैं ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, पॉपुलेशन से रिलेटेड कंडीशन क्या थी उस टाइम पे? वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881। ठीक, तो जो अगर हमें उस टाइम के पॉपुलेशन का डेटा अगर मिलता है तो कहाँ से मिलता है? जब पहला सेंसस हुआ था 1881 में, उससे मिलता है। Though suffering from certain limitations, it revealed the unevenness in India's population growth. Subsequently, every 10 years, such census operations were carried out. Before 1921, India was in the first stage of demographic transition. The second stage of transition began after 1921. तो एक 1921 कहा जा सकता है कि एक वाटरशेड ईयर माना जाता है, जिसके पहले कंडीशन कुछ और थी और जिसके बाद कंडीशन कुछ और थी। तो 1881 से हमारे यहाँ रेगुलर हर 10 years पे सेंसस होना शुरू हुआ। However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. तो इस जो 1921 के टाइम की बात है, वहाँ पे ना तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो टोटल पॉपुलेशन थी, ना ही जो रेट था, जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, वो दोनों ही हाई नहीं थे। तो पॉपुलेशन भी कम और पॉपुलेशन बढ़ने का रेट भी कम। The various social development indicators was also not quite encouraging. The overall literacy level was less than 16%. मतलब on an average जो हमारे इंडियंस थे वो उसमें से 16% ही लिटरेट माने जा रहे थे। ठीक, जो आज की डेट में 72% है। Out of this, the female literacy level was at a negligible low of about 7%. तो उस टाइम पे women की कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब थी, जो कि मतलब ऑन एन एवरेज 7% लिटरेसी रेट था women के उसमें। Public health facilities were either unavailable to large chunks of population or when available were highly inadequate. पब्लिक हेल्थ जो फैसिलिटीज होती हैं, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, टर्शरी हेल्थ सिस्टम्स हैं, वो सब बहुत कम थी, और थी भी तो बहुत ज़्यादा inadequate थी. Consequently, water and airborne diseases were rampant and took a huge toll on life. ठीक है, no wonder जो वाटर या एयरबोर्न डिजीजेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से
डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था. नो वंडर द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई इन दैट. Particularly, the infant mortality rate was quite alarming, about 218 per 1000 in contrast to the present infant mortality rate जो आज की डेट में 25 है. infant mortality rate क्या होता है कि 1 साल से छोटे बच्चे की डेथ पर 1000 लाइफ बर्थ होती है. तो उसको मतलब हर 1000 लाइफ बर्थ अगर हुए हैं तो उसमें से कितने 1 साल से कम बच्चों की डेथ हुई है. तो वो कितनी थी उस टाइम पे 218. 218 आउट ऑफ 1000. 1000 बच्चे अगर जिंदा पैदा हो रहे थे उसमें से 218 मर जा रहे थे, लेस देन 1. आज कितना है 25 है. 218 की जगह 25 है. ठीक. उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज आल्सो वेरी लो, 32 इयर्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट 69. ये पुराना डेटा है, आज की डेट में 72 इयर्स हो गई. ठीक है. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में ऑन एन एवरेज कितने साल जीता है, कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंट कंडीशंस क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, सोशल कंडीशंस क्या है, उन सब कंडीशंस को देखते हुए एक इंसान ऑन एन एवरेज कितना जीता है अपनी लाइफ में. अगर जब वो पैदा होता है तो उस टाइम पे कितना था 32 इयर्स. आज कितना है 72 इयर्स. ठीक है. In the absence of reliable data, it is difficult to specify the extent of poverty at that time, but there is no doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which contributed to the worsening profile of India's population of the time. हालांकि हम लोग के पास पॉवर्टी का कोई डेटा नहीं है उस टाइम का, रिलायबल डेटा नहीं है, लेकिन ये तो पता था कि पॉवर्टी बहुत ज्यादा रैम्पेंट थी और उसी की वजह से पॉपुलेशन का भी उससे पता चल रहा था, क्योंकि इतनी ज्यादा डेथ हो रही है, वो है नहीं, पैसे कमाने का जरिया है नहीं, और अगर बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल्स प्रॉपर है नहीं, तो डेथ रेट भी ज्यादा था, जिससे पता चल रहा था कि पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी. फिर उस टाइम पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? ड्यूरिंग द colonial period, the occupational structure of India, that is distribution of working persons across different industries and sectors, showed little sign of change. The agricultural sector accounted for the largest share of workforce. तो कौन सा शेयर था एग्रीकल्चर सेक्टर का? ठीक है. which usually remained at high 70 to 75%. तो मतलब अगर 100 आदमी है उसमें से 70 से 75 लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे. while the manufacturing and service sector accounted for only 10 and 15 to 20%. मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 10% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं और सिर्फ उतना ही 15 से 20% आपका सर्विस सेक्टर में काम कर रहे थे. Another striking aspect was the growing regional variation. मतलब रीजन टू रीजन वेरी कर रहा था स्ट्रक्चर, कहीं पे ज्यादा ऑक्यूपेशन था, कहीं पे बिल्कुल नहीं था. पार्ट्स ऑफ द देन मद्रास प्रेसिडेंसी, जो आज की डेट में हमारा तमिलनाडु है, कंप्राइजिंग एरियाज ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटक, इन सबको मिला के मद्रास प्रेसिडेंसी बोला जाता था. बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस्ड द डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. बॉम्बे और बंगाल में हम लोग क्या देख रहे थे कि बॉम्बे और बंगाल में क्या देख रहे थे और ये मद्रास प्रेसिडेंसी वगैरह में क्या देख रहे थे कि जो वर्कफोर्स का डिपेंडेंसी थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे कम हो रही थी. ठीक. विद अ कमेंसुरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर. मतलब यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में कम और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ज्यादा देखे जा रहे थे. However, there had been an increase in the share of workforce in the agriculture during the same time in states such as उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब. तो हमारे ईस्टर्न इंडिया में, अगर ईस्टर्न इंडिया में यहाँ बंगाल है, मद्रास, केरला, तमिलनाडु, इन सब जगहों पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे जोर कम था. लोग कहाँ पाए जा रहे थे, ज्यादा नौकरी कहाँ कर रहे थे, सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. और अगर दूसरे हाथ पे देखें तो राजस्थान हो गया, इधर उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व थे कंपेयर टू सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चल रहा था? अंडर द colonial regime, basic infrastructure such as railways, ports, water transport, post and telegraphs did develop. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेलवे हो गया, बैंक्स हो गए, पोर्ट्स हो गया, रोड्स हो गए, टेलीग्राफ हो गया, ये सब हमारे यहाँ डेवलप हुआ.
However, the real motive behind this development was not to provide basic amenities to the people. हमारी आज की सरकार अगर रोड्स डेवलप कर रही है, रोड्स बना रही है, पोर्ट्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से बन रही है, टेलीग्राफ्स इस समय तो खत्म हो गए, कि जितनी भी चीजें हैं वो हमारे इंडियंस के लिए वेलफेयर के लिए बनाई जाती है कि हमारी सुविधा बढ़े। लेकिन जब ब्रिटिश के टाइम पे ये सारी चीजें बन तो नहीं थी, लेकिन इनका मोटिव कुछ और था। इनका मोटिव हमारा वेलफेयर करना नहीं, बल्कि colonial interest को fulfill करना था। Roads constructed in India prior to the advent of the British rule were not fit for modern transport. The roads that were built primarily served the purposes of mobilizing the army within India and drawing out raw materials from the countryside to the nearest railway station or the port to send these to faraway England or other lucrative foreign destinations. तो हमारे यहाँ जो रोड्स बना रहे थे ब्रिटिश, उनका मोटिव हमारी मोबिलिटी आसान करना नहीं था कि हमारे यहाँ लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा पाए, बल्कि उनका मोटिव क्या था कि अगर एक ब्रिटिश आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उनके लिए रोड्स चाहिए थी, उनके जो वेपन्स को पहुंचाना था, टैंक्स को पहुंचाना था, तो उनके लिए पक्की रोड चाहिए थी। या इंडिया के कोने कोने से अगर उनको रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करके पोर्ट्स भिजवाना था तो उसके लिए उनको रोड चाहिए थी। इस वजह से हमारे यहाँ रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था। There always remained an acute shortage of all weather roads to reach out to the rural areas during the rainy season. Naturally, therefore, people mostly living in these areas suffered grievously during natural calamities and famines. तो हम लोग को पता है कि जब कच्ची रोड होती है, बारिश हो गई, कीचड़ हो गया, बहुत ज्यादा फ्लड आ गए, तो हम अगर या किसी कोई बीमार है, किसी को शहर जाना है, उसके लिए रोड बहुत जरूरी थी। पर इस चीज का उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसमें उनका कोई प्रॉफिट नहीं था। उनको अपना रोड वहीं बनानी थी जहां पे उनको अपना सामान ले जाना था या रॉ मटेरियल कलेक्ट करना था या आर्मी के आवन जावन के लिए काम करना था। तो ऑल वेदर रोड्स बहुत ही कम थी कि जो सारे मौसम को झेल सके। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रेलवेज इन इंडिया इन 1850 एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडियंस के लिए, पर था। The railways affected the structure of the Indian economy in two important ways. On the one hand, it enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers, while on the other hand, it fostered commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of the village economies in India. ठीक है, तो जो हमारे रेलवेज बने, उन्होंने कंट्रीब्यूट तो किया, वो बहुत बड़ा एक इनडायरेक्ट प्रॉफिट था हमारे इंडियंस के लिए, जिसकी वजह से लोग एक लंबी दूरी तय करने लगे। उनके बीच का जो कल्चरल डिफरेंस था, ज्योग्राफिकल डिफरेंस था कि अगर किसी को बिहार से किसी दूसरे स्टेट में जाना है, जल्दी पहुंचना है, तो वो पहुंच सकते थे। लेकिन इसमें फायदा ब्रिटिशर्स का ही था, उन्होंने अपने लिए ही ये रेलवे वगैरह बनाई थी। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स अनडाउटेडली एक्सपैंडेड, बट इट्स बेनिफिट्स रेयरली accrue to the Indian people. The social benefits which Indian people gained owing to the introduction of the railways were thus outweighed by the country's huge economic loss. तो भले ही हमारे कुछ फायदे हुए, हमारा मोबिलिटी आसान हो गई, हमारे जो ज्योग्राफिकल जो डिफरेंसेस थे वो कम हो गए, लेकिन उसकी जगह पे उसके अलावा जो ब्रिटिशर्स को फायदा हो रहा था, उससे जो हमारा इकोनॉमिक लॉस हो रहा था, यानी कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाके वो ब्रिटेन में फिनिश्ड गुड्स बना के यहाँ बेच रहे थे, जो वो नुकसान था वो ज्यादा था कंपेयर टू जो हमें फायदा हुआ। Along with the development of roads and railways, the colonial dispensation also took measures for developing the inland trade and sea lanes. However, these measures were far from satisfactory. The inland waterways at times also proved uneconomical, as in the case of the coastal canal on the Odisha coast. तो रेलवेज के साथ साथ, रेलवेज और रोड्स के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने इनलैंड वाटरवेज बनाने का भी काम शुरू किया था कि ट्रेड के सी लेन्स, मतलब सी के सराउंड, मतलब कंट्री के अंदर कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन हो या इनलैंड वाटरवेज जो आजकल हमारे यहाँ है, उस तरह बनाने का काम हुआ था, लेकिन उसका फायदा कम हुआ, अनइकोनॉमिकल था, मतलब महंगा पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल दिखाते हैं कि उड़ीसा में कोस्ट कैनाल बना था, जो दो कैनाल वाज बिल्ट at a huge cost to the government exchequer, yet it failed to compete with the railways, which soon traversed the region running parallel to the canal.
तो सरकार ने रेलवे भी बनाया, ब्रिटिशर्स ने कैनाल भी बनाया, पर कैनाल पे जो रेलवेज चल रही थी और जो कैनाल से काम हो रहा था, उन दोनों के कंपैरिजन में रेलवे ज्यादा अच्छे से काम कर रही थी और ये कैनाल महंगा पड़ रहा था गवर्नमेंट के एक्सचेकर को, तो उसको अल्टीमेटली उन्होंने अबैंडन करना पड़ा। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सिमिलरली served the purpose of maintaining law and order। तो टेलीग्राफ जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, वो हमारी कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए नहीं, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को सही से कंट्रोल करने के लिए यूज हुआ, कि अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो उसका इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी सरकार तक पहुंचे और उसको कंट्रोल कर सके। तो ये इसका मेन मोटिव था। द पोस्टल सर्विसेज ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस, रिमेन्ड ऑल थ्रू इनएडुकेट। तो पोस्टल सर्विस भी शुरू हुई थी पर उतनी अच्छे से नहीं हुई थी। कंक्लूजन क्या है? बाय द टाइम इंडिया वन इट्स इंडिपेंडेंस, द इम्पैक्ट ऑफ द 2 centuries, मतलब 2 century मतलब 200 साल long British colonial rule was already showing on all aspects of the Indian economy. The agricultural sector was already saddled with surplus labor and extremely low productivity. 200 साल के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो ब्रिटिश ने हमारा किया वो दिख रहा था। जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे सारे सेक्टर्स पे उसका आफ्टरमैथ दिख रहा था। हम लोगों ने पीछे पड़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया गया। लोगों ने उसको, ब्रिटिशर्स ने उसको एक्सप्लॉइट किया, उस पर इरिगेशन का ध्यान नहीं रखा गया, फर्टिलाइजर का ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से बाद में जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर आया। हम लोग को टोटल जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैठ गया था। The industrial sector was crying for modernization, diversification, capacity building and increased public investment। जो हम लोग दुनिया से बहुत पीछे चल रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले हो चुका था। जो ब्रिटिश के टाइम पे जब ब्रिटेन में हुआ था तो उसके पैरेलली हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिशर्स ने नहीं किया। उन्होंने मॉडर्नाइजेशन, मतलब हम लोग के मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होने दी, डाइवर्सिफाई नहीं किया, वर्कफोर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करी, जिसकी वजह से जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो हम लोग को मॉडर्नाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और कैपेसिटी बिल्डिंग और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने देखा था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर भी मिनिमल था। फॉरेन ट्रेड वाज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द फेम्ड रेलवे नेटवर्क नीडेड अपग्रेडेशन, एक्सपेंशन एंड पब्लिक ओरिएंटेशन। जब हम लोग आज़ाद हुए तब जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज थी, वो जो रेलवे नेट, जो हमारा फेमस रेलवे नेटवर्क था, उसको क्या चाहिए था? उसको अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, उसको एक्सपेंशन की ज़रूरत थी और पब्लिक ओरिएंटेशन चाहिए था। मतलब सरकार के लिए, मतलब ब्रिटिश के इंटरेस्ट को फुलफिल ना करते हुए पब्लिक के लिए काम करना था। Prevalence of rampant poverty and unemployment required welfare orientation। जो हमारे यहाँ prevalent थी क्या? Poverty और unemployment। अब उसका काम क्या था? ये अब हमें उसको खत्म करना है। वेलफेयर ओरिएंटेशन, वेलफेयर के लिए ओरिएंट होके काम करना था। ठीक, इन अ नटशेल द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्री वर इनॉर्मस। तो जब हम आज़ाद हुए तो अगर हम होलसम कहना चाहें कि हमें जो इंडिया मिला आज़ादी के बाद, उसके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, इकोनॉमिक भी चैलेंजेस थे, सोशल भी चैलेंजेस थे, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, जनता गरीब थी, बीमार थी, तो उन सब पे हम लोग को काम करने की ज़रूरत थी। तो अगर छोटा सा एक रिकैप करना चाहें तो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस इज नेसेसरी टू नो एंड अप्रिशिएट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट अचीव्ड ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। कि अगर जो है अगर हमें आज की इकोनॉमी को जानना है तो उसके लिए हमें पीछे क्या हुआ है हमारे साथ, वो जानने की बहुत ज़रूरत है। Under the colonial dispensation, the economic policies of the government were concerned more with the protection and promotion of British economic interest than with the need to develop the economic condition of the colonized country and its people। अगर कोई कंट्री है तो अगर कोई कंट्री होती है तो वो अपनी इकोनॉमी के लिए काम करती है, ना कि ब्रिटिशर्स की तरह जिन्होंने हमारा यूज किया, हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। The agricultural sector continued to experience stagnation and deterioration.
despite the fact that the largest section of Indian population dependent on it for sustenance. एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ना तो बहुत दूर की बात थी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो रुका हुआ था और बल्कि वहां से नीचे ही जा रहा था, जबकि 80 to 85% जनता एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी. The rule of the British India government led to the collapse of India's world famous handicraft industries without contributing in any significant manner to its replacement by a modern industrial base. जो हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो ब्रिटिशर्स की वजह से पूरी एक्सप्लॉइट हो चुकी थी, उसकी जगह मॉडर्न इंडस्ट्रीज ने नहीं ली, बल्कि वो जो हैंडीक्राफ्ट्स थे जो जिनकी जॉब जा चुकी थी वो फार्मर बन गए, उनको लिए कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं मिला मॉडर्न इंडस्ट्रीज के favor में. Lack of adequate public health facilities, occurrence of frequent natural calamities and famines pauperized the hapless Indian people and resulted in engendering high mortality rates. जब हमारे यहाँ public health facilities थी नहीं, frequent famines आ रही थी, ठीक, और calamities हो रही थी, floods आ रहे थे, तो हमारा death rate लगातार कम बढ़ता जा रहा था, high mortality rate था, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम लोगों ने पढ़ा 218 जो कि आज 25 है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे थी. Some efforts were made by the colonial regime to improve infrastructure facilities, but these efforts were spiced with selfish motives. कुछ एफर्ट दिखे तो थे कि ब्रिटिश ने हमारे लिए किए, पर वो उनका सेल्फिश मोटिव था, जैसे कि बहुत बड़ा एग्जांपल है रेलवेज. However, the independent Indian government had to build on this base through planning. ठीक, तो ये जो हम इंडिपेंडेंट हुए तो ये जो कंडीशन प्रेवलेंट थी हमारे ब्रिटिश एरा में, ना चाहते हुए भी इंडियंस को इसी बेस पे अपने फाउंडेशन तैयार करनी थी, और आज हम लोग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके हैं. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.